नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अरण्या बेदी और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से 2022 फतेह के लिए बीजेपी ने बनाया है प्लान। बड़ी खबर, चुनावी अभियान का हिस्सा हो सकता है राम मंदिर की तस्वीर। प्रचार सामग्री पर राम मंदिर की तस्वीरें छप सकती हैं। अयोध्या के विकास का भी जिक्र हो सकता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीर भी छापने की योजना है। तो अयोध्या के विकास का भी जिक्र हो सकता है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीर भी छापने की योजना है। तो बड़ी खबर, लखनऊ से 2022 फतेह के लिए बीजेपी ने बनाया है प्लान। चुनावी अभियान का हिस्सा हो सकती है राम मंदिर की तस्वीर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीर भी छापने की योजना बनाई जा रही है। और थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचेंगे जेपी नड्डा। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचेंगे। जेपी नड्डा ब्लॉक प्रमुख, पंचायत अध्यक्षों से करेंगे संवाद। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा सम्मेलन। पार्टी के विधानसभा प्रभारियों की बैठक लेंगे नड्डा। दोपहर 3 बजे बीजेपी मुख्यालय में भी ये बैठक होगी। यूपी के वरिष्ठ सांसदों के साथ बातचीत होगी। 2022 की तैयारियों को लेकर भी हो सकती है चर्चा। कल आगरा के दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी अपना कब्जा बरकरार रखने की तैयारी में है। पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी का फोकस 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार से 2 दिन के यूपी दौरे पर आ रहे हैं। आज और कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उत्तर प्रदेश के 2 दिन दौरे पर शनिवार को वो लखनऊ पहुंचेंगे। यानी कि अभी कुछ देर बाद लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वो शनिवार को यानी कि आज लखनऊ के संगठन की बैठक में शामिल होंगे। वो विभिन्न कार्यक्रम देखने के साथ कार्य की समीक्षा भी करेंगे। नड्डा 8 अगस्त को आगरा में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम संगठनात्मक बैठकों की समीक्षा भी करेंगे। तो जेपी नड्डा का मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम होगा वो भी आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। सुबह 11:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सम्मेलन। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दोपहर 1:15 पर विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक होगी। दोपहर 3:30 बजे प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे नड्डा। शाम 4 बजे मंत्रियों पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। लखनऊ में ही रात्रि विश्राम करेंगे जेपी नड्डा। 8 अगस्त को आगरा जाएंगे जेपी नड्डा। 8 अगस्त सुबह 11 बजे आगरा में बैठक। जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी संघ करेंगे बैठक। विधायकों और विधान परिषदों के साथ करेंगे बैठक। 8 अगस्त शाम 3 बजे कोरोना वॉरियर्स सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आगरा से नई दिल्ली के लिए फिर रवाना होंगे। तो क्या कुछ कार्यक्रम है जेपी नड्डा का, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और आज क्या करेंगे नड्डा? बीजेपी की अलग है रणनीति। जिला पंचायत अध्यक्षों से मिलेंगे जेपी नड्डा। तो क्या कुछ रणनीति है? जिला पंचायत अध्यक्षों को देंगे जीत का मंत्र। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। गांव-गांव तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य है। जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं, तमाम विकास के काम है, उनको गांव-गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य है। पार्टी की नीतियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है। विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों को संबोधित भी करेंगे जेपी नड्डा। प्रभारियों का करेंगे आवश्यक मार्गदर्शन। और इसके साथ ही आपको बता दें, पार्टी पदाधिकारियों और प्रमुख नेताओं का मार्गदर्शन भी करेंगे जेपी नड्डा। तो हारी हुई सीटों पर है फोकस। 2017 यूपी चुनाव बीजेपी को 312 सीटें मिली थी और जिन सीटों पर हार मिली थी उन पर अब फोकस किया जा रहा है। करीब 80 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को हार मिली थी, जिन पर फोकस किया जा रहा है। लगातार फोकस करने पर जुटी है बीजेपी कि अब इस साल किसी भी तरह की निराशा हाथ ना लगे। इन सीटों पर बीजेपी के सहयोगी भी नहीं जीत पाए थे, तो ऐसी सीटों पर फोकस किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से।
तो मंथन से मिलेगा जीत का मंत्र। तो जिला पंचायत ब्लॉक अध्यक्षों से मिलेंगे जेपी नड्डा। अपने आप में बेहद खास ये दौरा। अगर हम अगस्त की बात करें तो तमाम बीजेपी के बड़े नेता अगस्त में उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे, लेकिन इन सब के बीच आज 2 दिन के दौरे पर हैं। और चलिए सीधे आपको मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर निःशुल्क राशन योजना का शुभारंभ किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, सुनिए। बिना किसी पैसे के राशन देंगे। और दूसरी लहर में भी उन्होंने ये तय किया अप्रैल से लेकर नवंबर के महीने तक निःशुल्क राशन दिया जाएगा, एक नया पैसा नहीं लिया जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, गरीब की जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और यह निःशुल्क राशन जिसका वितरण अप्रैल माह में प्रारंभ हो गया था, नवंबर तक जारी रहेगा। लेकिन इसके अलावा सस्ता राशन वो अलग से मिल ही रहा है, उसकी व्यवस्था की है। और केवल निःशुल्क राशन नहीं, आज मैं देख रहा था, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 2016 से, मैं 2016 की बात कर रहा हूं, मैं मकान गरीबों को देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 से अब तक 26,27,899 परिवारों को 32,204 करोड़ रुपए की सब्सिडी मकान बनाने के लिए पैसा दिया है। 32,204 करोड़। यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उसमें 7,37,616 मकानों के लिए 32,156 करोड़ रुपए की राशि दी है। मतलब 64,500 करोड़ रुपया गरीबों को मकान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और बाकी जो गरीब बच्चे वो भी चिंता ना करें। हमारा संकल्प है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 तक प्रयास होगा कि कोई गरीब धन्नू मन्ना पन्ना जुम्मन कोई कच्ची छत के नीचे ना रहे, सबके पक्के मकान बन जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री का अभियान लगातार जारी है। मेरे बहना बहनें बैठी है, चूल्हे में रोटी बनाती थी, बरसात में लकड़ी मिलती नहीं थी, गीली सूखी उठा लाई तो धुएं में आंखों से भी आंसू बहते थे और फेफड़े भी खराब होते थे। उज्ज्वला रसोई गैस योजना अकेले मध्य प्रदेश में 71,89,224 कनेक्शन दिए। बहनों की जिंदगी 10 साल बढ़ गई, फेफड़े खराब होने से बच गए। भोजन भी, जीवन भी, सम्मान भी। धन्यवाद मोदी जी। ये ऐसे प्रधानमंत्री कर सकता है जिसके दिल में गरीबों के लिए दर्द हो। इलाज के बारे में आयुष्मान भारत योजना, 2.5 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बन गए और अब 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी के साथ साथ चिन्हित अनुबंधित प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में होगा। मेरे बहनों और भाइयों, फ्री में। ये कौन कर सकता है जिसके दिल में गरीबों के लिए दर्द हो। अभी 2 साल में 21-22 में कोरोना के संकट में ही मैं देख रहा था मनरेगा की मजदूरी के रूप में 13,163 करोड़ रुपए का काम हुआ है। 8,844 करोड़ रुपया सीधे गरीब भाई और बहनों को मजदूरों के लिए मिले। जो स्ट्रीट वेंडर है, फुटपाथ पे, हाथ ठेला में, साइकिल हाथ ठेला में सामान बेचने वाले, फुटपाथ पे बैठ के सामान बेचने वाले 3,32,000 लोगों को 332 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध करा के उनके काम धंधे शुरू करवाए नरेंद्र मोदी जी ने। मैं कितनी बातें आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी को हम सुनेंगे और इसलिए सचमुच में ऐसे प्रधानमंत्री जी को पाके हम धन्य और गौरवान्वित हैं। अभी मध्य प्रदेश के एक हिस्से में बाढ़ आई, 7 जिले हमारे बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2-2 बार, दिन में 2-2 बार फोन करके, कोई परेशानी तो नहीं है। आज मुझे कहते हुए गर्व है, प्रधानमंत्री जी ने
आर्मी भेज दी, बीएसएफ भेज दी, एयरफोर्स भेज दी, 6 हेलीकॉप्टर भेज दिए कि कोई फंसे हुए लोग, कोई डूबना नहीं चाहिए, सबको बचाया जाना चाहिए। और मैं गर्व के साथ कहता हूं, तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में 8,832 लोग हमने सुरक्षित, जो फंसे हुए थे सुरक्षित निकाल लिए, जिंदगी उनकी नहीं जाने दी। 8,832 तो बचाए, लेकिन 29,280 लोगों। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को। बात करेंगे कुछ और खबरों की। थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, ब्लॉक प्रमुख, पंचायत अध्यक्ष से करेंगे संवाद। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा सम्मेलन। पार्टी के विधानसभा प्रभारियों की बैठक लेंगे नड्डा। दोपहर 3 बजे बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होगी। यूपी के वरिष्ठ सांसदों के साथ बातचीत होगी। 2022 की तैयारियों को लेकर भी हो सकती है चर्चा। कल आगरा के दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी अपना कब्जा बरकरार रखने की तैयारी में है। पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी का फोकस 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के यूपी दौरे पर आ रहे हैं। और इसके वाजपेयी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इसके वाजपेयी, क्या कुछ समय बताया जा रहा है, जेपी नड्डा कितनी देर में लखनऊ पहुंच जाएंगे और उसके बाद से जो उनका कार्यक्रम शुरू होगा उसके बारे में विस्तार से बताइए। बिल्कुल, अगर हम देखें तो जेपी नड्डा आज लखनऊ पहुंच रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वो यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए आएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका फिक्स कार्यक्रम लगा हुआ है, जिसमें आज पूरे दिन उनके अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जहां पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वो नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। और कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाने की कोशिश होगी कि 2022 में किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़े, किस रणनीति के तहत आगे बढ़े, और जिसमें 2017 की परफॉर्मेंस को 2022 में दोहराया जाए। तो कहीं ना कहीं उन विषयों को लेकर आज ये एक संबोधन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और साथ ही साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उसके अलावा जो बीजेपी के बाकी के पदाधिकारी हैं प्रदेश स्तर के, चाहे वो संगठन महामंत्री सुनील बंसल हो या बाकी हो, वो भी सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। निश्चित है कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष यहाँ से बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के लिए रवाना होंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ ही साथ प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, उसके अलावा जनप्रतिनिधियों के साथ उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। तो निश्चित है कि अब तक मंत्रियों ने अपने विभागों में क्या क्या काम किए, खास तौर पर वो काम जो कहीं ना कहीं बीजेपी के संकल्प पत्र में थे, बीजेपी ने जिन चीजों का वादा किया था, या जो योजनाएं चाहे वो केंद्र की हो या उत्तर प्रदेश सरकार की हो, उनका लाभ किस तरीके से लोगों तक पहुंचा है, कहीं ना कहीं इन विषयों को लेकर ये एक चर्चा होगी। और क्या फीडबैक अब तक मंत्रियों का है अपने विभागों में, उन्होंने किस तरीके से काम किया है, कितना काम उनके विभागों में हो चुका है, कौन सा काम पेंडिंग है और उसकी वजह क्या है, बहुत सारी चीजों को लेकर ये चर्चा मंत्रियों के साथ भी होगी। तो ये वो महत्वपूर्ण जो बैठकों का दौर है, ये शाम तक चलेगा। आज रात वो रात विश्राम भी लखनऊ में ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर लगातार ये बैठकों का दौर चलेगा। उसके बाद कल सुबह वो आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां में आगरा में उनके कई बैठकों के दौर आगरा में भी चलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर ये चर्चा होगी। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच इसके वाजपेयी संगठनात्मक तौर पर जमीनी स्तर पर बीजेपी को और ज्यादा मजबूती दी जा सके, इस पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जो बीजेपी अध्यक्ष का दौरा है वो निश्चित तौर पर, अगर हम इस दौरे की बात करें तो वो संगठनात्मक ढांचे को लेकर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो भी बीजेपी अध्यक्ष की बैठकें हैं वो कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने को लेकर जमीनी स्तर तक, खासतौर पर बूथ स्तर तक किस तरीके से अपने नेटवर्क को बेहतरीन किया जाए, और वहां पर जो विपक्षी लगातार हमले बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन विपक्ष के हमलों का जवाब तेजी के साथ दिया जाए। बहुत सारे विषयों को लेकर ये बैठकों का दौर लगातार चलेगा, और कहीं ना कहीं इन कोशिश यही होगी कि बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा जाए और 2017 जैसी परफॉर्मेंस 2022 में भी दोहराई जाए। जी बिल्कुल, इसके बाद में इसके साथ ही ये लगातार कहा जा रहा है कि ऐसी सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस होगा जिन सीटों पर 2017 में हार मिली थी, जहां पर बीजेपी के अलायंस के जो दल हैं, बीजेपी के जो गठबंधन के दल हैं, उनको भी जीत हासिल नहीं हुई। तो ऐसी सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस करने की तैयारी हो, और ऐसी सीटें कम से कम 80 हैं।
बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर हम पिछली सीटों का जो आंकड़ा है उसको देखेंगे तो बीजेपी की कोशिश यही होगी कि जो सीटें उसके पास थी उन सीटों पर बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। जो सीटें भारतीय जनता पार्टी किसी कारणों से या कुछ बहुत कम मार्जिन से नहीं ला पाई थी, कहीं ना कहीं उन सीटों को किस तरीके से बीजेपी के झोली में डाला जाए। तो कोशिश यही होगी, इस कोशिश के तहत बीजेपी आगे बढ़ेगी और लगातार ये कोशिश की जाएगी इन सीटों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, चाहे वो सोशल मीडिया का नेटवर्क हो या बीजेपी के विभिन्न प्रकोष्ठ हो या मोर्चे हो, उनको वहां पर लगाया जाए और एक बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। खासतौर पर जो कुछ पार्टी के ऐसे नेता हैं जो किन्हीं न किन्हीं कारणों से नाराज हैं, तो उनकी नाराजगी भी दूर की जाए, वो एक रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए। खासतौर पर उन मुद्दों को लेकर जिन मुद्दों पर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उन मुद्दों का जवाब बूथ स्तर तक लोगों के बीच पहुंचाया जाए, ताकि लोगों के बीच में जो कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर अगर कोई संशय है तो वो संशय दूर हो सके। तो ये एक संगठन को मजबूत करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्या रणनीति होगी, इन बहुत सारे विषयों को लेकर यह चर्चा होगी। और यह चर्चा जहां यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से शुरू होगी और देर रात तक यह चर्चा बीजेपी के प्रदेश कार्यालय तक चलती रहेगी। आज वो रात्रि विश्राम भी लखनऊ में करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक लंबा जो वक्त होगा वो कहीं ना कहीं बैठकों का, अलग अलग संवाद का गुजरेगा, जिसका उद्देश्य यही होगा कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए, कैसे चीजों को बेहतर किया जाए। कहीं ना कहीं इन चीजों पर बीजेपी का फोकस होगा। जी बिल्कुल। एसके वाजपेयी, आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि लगभग कितना समय बताया जा रहा है जब जेपी नड्डा पहुंच जाएंगे लखनऊ, और उसके बाद सबसे पहले जो बैठक होगी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, उसको लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, जो उनका निर्धारित समय है यहाँ लखनऊ पहुंचने का वो 11 बजे है। संभवतः वो एयरपोर्ट पहुंच चुके होंगे और कहीं ना कहीं अब उसके बाद जो दूसरा उनका सबसे पहला कार्यक्रम जो लखनऊ में शुरू होगा वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा, जो कि यहाँ पे बीजेपी के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष, साथ ही साथ ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और उनके साथ एक संवाद करने की कोशिश होगी। कहीं ना कहीं उस रणनीति को बताने की कोशिश होगी कि कैसे आगे बढ़ा जाए, किन चीजों को लेकर जमीन में जाया जाए। खासतौर पर जो योजनाएं हैं, जो लाभार्थी हैं, जिनका लाभ लोगों को मिला है, कहीं ना कहीं वो जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक किस तरीके से पहुंचाई जाए। और जो छोटी मोटी चीजें या स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं उन समस्याओं को किस तरीके से दूर किया जाए, ये कोशिश होगी इस पूरी अगर हम कहें पूरे दौरे के दौरान, चाहे वो यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की बैठक हो या इसके बाद जो बीजेपी मुख्यालय पर बैठकें होंगी। जी चलिए एसके वाजपेयी, आप दरअसल वहां पर ही मौजूद हैं जहां पर ये कार्यक्रम होना है। जरा तैयारियों की तस्वीरें दिखाइए, और अगर कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं बीजेपी के या संगठन से जुड़े या तमाम कार्यकर्ता, तो बातचीत करने की कोशिश करिए कि किस तरह की तैयारी वहां पर की गई है। बिल्कुल, अगर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो ये दिखाने की कोशिश करें कि आप यहाँ पर देखें कि पूरी तरीके से यहाँ चीजें व्यवस्थित हैं। मंच बना दिया गया है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम इस मंच का हिस्सा होंगे। और कहीं ना कहीं जो चीजें हैं व्यवस्थित तरीके से करने की कोशिश की गई है। जहाँ पर ब्लॉक प्रमुख के लिए अलग रोज बनाई गई हैं, उनको आरक्षित किया गया है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए अलग रोज दी गई है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले को जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, कहीं ना कहीं उनको यहां पर बुलाया गया है और एक बात करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल एसके वाजपेयी, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि सबसे पहले नव निर्वाचित जिला अध्यक्षों के साथ बातचीत होगी, संवाद होगा जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ, तो आप यहां पर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं उन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है और उन्हीं के जरिए बीजेपी अपने तमाम विकास के कामों को गांव-गांव तक, जनता तक पहुंचा सकेगी। बिल्कुल, कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही होगी कि जिन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष एक जो है रणनीति के तहत मैदान में आ रहा है और उन चीजों को लेकर लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो या फिर केंद्र सरकार की, तो कहीं ना कहीं उन चीजों का जवाब स्थानीय स्तर पर कैसे पहुंचे, वो अपने पार्टी पदाधिकारियों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जो बूथ स्तर पर वॉलंटियर्स बीजेपी ने बनाए हैं, उनके माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाया जाए। और खासतौर पर कहीं ना कहीं चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में हम कहें कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लगातार आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में एक्टिव है, तो उनका जवाब किस तरीके से दिया जाए। और वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी के पास है वो कटने के बजाय बढ़े, और खासतौर पर वो सीटें जिन पर कहीं ना कहीं 2017 में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी थी या कुछ कम मार्जिन से वो सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं आ पाई थी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो होंगी वो बीजेपी का फोकस होगा और उन चीजों पर आगे बढ़ने की कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की। जी
चलिए, इसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर सीएम योगी का ट्वीट। सीएम ने सभी बुनकरों और हस्तशिल्पकारियों को दी है बधाई। आप अपने परिश्रम से हथकरघा उद्योग को संवारने वाले हैं। सीएम की तरफ से कहा गया है, आइए हम सभी वोकल फॉर लोकल की संकल्पना को साकार करें। तो आप अपने परिश्रम से हथकरघा उद्योग को संवारने वाले हैं। सभी बुनकरों व हस्तशिल्पकारियों को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं। ये ट्वीट किया गया है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। वाराणसी में गंगा और उसकी सहायक वरुणा नदी इस समय पूरे उफान पर है। नदी का पानी तटीय इलाकों के घरों में पहुंच गया है। लोग पलायन पर मजबूर हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि लोगों को घरों की छत पर शरण लेनी पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ से मैदान तक कुदरत की मार। वाराणसी में विकराल हुई गंगा। पानी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। वाराणसी में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा। आलम यह है कि प्रशासनिक नाकामी और खराब व्यवस्था की पोल खोलती इस बारिश और पानी के बीच लोगों को मजबूरन सफर करना पड़ रहा है। जोरदार बारिश वाराणसी के तटीय क्षेत्रों में राहत से ज्यादा आफत लेकर आई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए पहले इन तस्वीरों को देखिए। लोगों के घर ऐसे लग रहे हैं मानो ये घर नहीं कोई तालाब हो। दरअसल गंगा और उसकी सहायक वरुणा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से तटीय इलाकों के घरों में पानी घुसने लगा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीर हमने पुल से दिखाई। अब धरातल यानी कि ग्राउंड, अब उस मकान के पास आ पहुंचा हूं जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र यानी कि पानी प्रवेश उनके मकान में कर चुका है। मैं तस्वीरों के माध्यम से पहले पीछे आपको दिखा दूं, जो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जलमग्न यानी कि बाढ़ से तटीय क्षेत्र में रहने वालों के घर में पानी प्रवेश कर चुका है। यहाँ लगभग 50 मकान ऐसे मिल जाएंगे जिनके निचले तल में पानी प्रवेश कर चुका है। वही मैं एक अपने बगल जो खड़ा हूँ जहाँ मौजूद हूँ उस मकान में चल रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे रहने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अब यहाँ से पलायन या दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। इलाके में पानी घुसने के बाद अब लोगों के घरों की छतों पर शरण लेनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो पलायन को मजबूर हैं। घरों में जैसे तैसे लोग गुजर बसर कर रहे हैं। जरूरत के सामान को लाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लोग जरूरी सामान को लेकर टैंकर या ट्यूब का सहारा लेकर आ रहे हैं, जो किसी खतरे से कम नहीं है। परेशानी तो हमेशा होता है, आज कोई नवाई है, हमेशा बाढ़ का परेशानी। तो यहाँ से सामान लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? जहाँ घर मिलता है वहाँ जाते हैं। अभी कोई ठिकाना नहीं है, बस सामान हट रहा है। यानी कि किराए के मकान में अभी कहीं कोई हिसाब नहीं है, हिसाब बनेगा तो देखा जाएगा। अभी बताइए, सरकार की तरफ से कोई सहायता? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है। पानी घर में प्रवेश करता है तो कहाँ जाते हैं आप लोग? आगे मैदान में रहते हैं, यानी खुले छत के नीचे? खुले छत नीचे रहते हैं। बहरहाल बाढ़ का खतरा मंडराता देख जिला प्रशासन ने पुलिस और एनडीआरएफ को सतर्क रहने को कहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। वाराणसी से आकाश यादव, न्यूज़ 1 इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।